एपिसोड 5। एक ही पर्वत पर दो बाघ नहीं रह सकते। अब केशव चक्रवर्ती को आखिरकार समझ आ गया कि आर्य ने उसे फंसाने की कोशिश क्यों की, लेकिन वो अब भी ये नहीं समझ पा रहा था कि ये निकम्मा मूर्ख अचानक इतना चालाक कैसे हो गया। यशवंत बंधु तो सिर्फ हमारे चक्रवर्ती परिवार के नौकर थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपने ही स्वामी की हत्या कर सके। निचले स्तर के लोगों के लिए शुद्धिकरण की औषधि प्राप्त करना असंभव है। केशव चक्रवर्ती, क्योंकि तुम मोहना से विवाह करना चाहते थे, तो मैंने स्वाभाविक रूप से यह सुनिश्चित कर दिया कि यह विवाह हो ही जाए। जब मैंने मोहना मौर्य को इतना मांसल देखा तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई। हाँ, मेरे हिसाब से जब तुम उनकी परिवार में जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें मारने के बजाय तुम्हारा कष्ट देखना ज्यादा पसंद करूंगा। लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम यहां से भागना चाहते हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। आर्य ने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कहा। केवल केशव चक्रवर्ती ही नहीं, बल्कि योगराज चक्रवर्ती जो आंगन के बाहर खड़े थे, वे भी इस बदलाव को देखकर दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहली बार अपने बेटे को पहचान रहे हों। यह लड़का, जिसे हमेशा एक आलसी और निकम्मे इंसान के रूप में जाना जाता था, इतनी गहरी योजनाएं बना सकता था। उसकी हालिया हरकतों से स्पष्ट था कि वो कितना चतुर और चालाक हो चुका था। हाँ आर्य, तुमने सच में मुझे चौंका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने चतुर निकलोगे, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी मूर्खता कर दी। केशव चक्रवर्ती की आंखों में एक घातक चमक आ गई और उसने एक ठंडी हंसी हंसी। मूर्खता? बताओ तो सही, मैंने कौन सी मूर्खता की? आर्य ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम सच में मूर्ख हो। तुम्हें पता था कि मैं आज रात यहां से भागने वाला हूं, फिर भी तुम अकेले आ गए। तुम अभी सिर्फ प्राण क्षेत्र के पहले स्तर पर हो, यानी तुम मरने के लिए खुद ही मेरे पास चले आए हो। अब जब मैं यहां से जा ही रहा हूं तो पहले तुम्हें मार डालूंगा और फिर जब मैं महान उपलब्धियां प्राप्त कर लूंगा तो इस नगर प्रमुख हवेली में लौटकर उस मूर्ख बूढ़े योगराज चक्रवर्ती को भी मार डालूंगा ताकि तुम दोनों नर्क में मिल सको। केशव चक्रवर्ती ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा। उसके लिए आर्य बस एक चींटी के समान था जिसे वो आसानी से कुचल सकता था। आर्य को मारने के बाद वो यहां से भागकर बहुत दूर चला जाएगा। बेवकूफ, अपने मन में गुस्से से बड़बड़ाते हुए योगराज चक्रवर्ती, जो आंगन के बाहर खड़े थे, जबरदस्ती घर में घुसने ही वाले थे कि तभी आर्य की आवाज ने उन्हें रोक दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते, आर्य ने आत्मविश्वास के साथ कहा। सच में हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब खड़े हैं और तुम सिर्फ प्राण क्षेत्र के पहले स्तर पर हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार सकता हूं कि योगराज चक्रवर्ती भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। केशव चक्रवर्ती जोर से हंसने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि यह लड़ाई वो आसानी से जीत जाएगा। मुझे खेद है, लेकिन मैं अब प्राण क्षेत्र के पहले स्तर पर नहीं हूं, बल्कि 9वें स्तर पर हूं। यह कहते हुए आर्य ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त कर दिया। उसके शरीर से एक प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा निकलने लगी, जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने केशव चक्रवर्ती को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। क्या? केशव चक्रवर्ती हक्का बक्का रह गया और आर्य को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई भूत हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। बाहर छुपे हुए योगराज चक्रवर्ती भी आर्य के इस परिवर्तन से दंग रह गए, लेकिन इस झटके के बाद उनके मन में असीम हर्ष उमड़ पड़ा। भगवान का शुक्र है, मेरा बेटा निकम्मा नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली योद्धा है। धत तेरे की, इस लड़के ने मुझसे ये सब कुछ कैसे छुपा लिया? उन्होंने ये सोचते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए। अब तक आर्य का निकम्मापन उनके दिल में एक गहरी चोट था, लेकिन अब वही लड़का पूर्ण रूप से बदल चुका था। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में प्राण क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं थी। वसंतपुर में अब तक ऐसा कोई नहीं कर पाया था। इसके अलावा आर्य की चतुराई और गहरी समझ ने साबित कर दिया कि वो एक असाधारण प्रतिभा था। जिस तरह उसने केशव चक्रवर्ती को अपने जाल में फंसाया था, वैसा कोई 15 साल का बच्चा नहीं कर सकता था। असंभव,
ये नहीं हो सकता। तुम तो सिर्फ 3 दिन पहले प्राण क्षेत्र के पहले स्तर पर थे। क्या तुमने अपनी असली ताकत अब तक छुपा कर रखी थी? लेकिन फिर भी प्राण क्षेत्र के 9वें स्तर पर होने वाले किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल नहीं हो सकती। केशव चक्रवर्ती ने अविश्वास से कहा, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम नहीं समझते। केशव चक्रवर्ती, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन तुमने खुद ही इसे नष्ट कर दिया। अब इस कहानी को यही खत्म कर देते हैं। एक बिजली की गति से आर्य एक झटके में केशव चक्रवर्ती के सामने पहुंच गया और अपनी लोहे जैसी मजबूत हथेली से उसका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि केशव चक्रवर्ती अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सका। रुको! योगराज चक्रवर्ती ने चिल्लाते हुए दरवाजे के अंदर छलांग लगाई। चटाक! लेकिन वो बहुत देर कर चुके थे। आर्य उनसे तेज था। उसकी लोहे जैसी हथेली ने केशव चक्रवर्ती की गर्दन मरोड़ दी और वो वही ढेर हो गया। आर्य, तुमने उसे क्यों मार दिया? केशव चक्रवर्ती की लाश को देखते हुए योगराज चक्रवर्ती ने गहरी सांस ली। इसके अलावा वो अब भी इस बात से स्तब्ध थे कि आर्य, जो केशव चक्रवर्ती के समान स्तर पर था, उसने उसे एक ही वार में मार डाला। ये अविश्वसनीय था। पिता, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को जीवित छोड़ने का समर्थन करते हैं? अगर मैं उसे अभी नहीं मारता तो वो भविष्य में हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। आर्य ने गंभीरता से कहा, मैंने इतने सालों तक इस पर अपना समय और प्रयास बर्बाद किया और इसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत दिखाई। बेशक तुम्हें इसे मारना चाहिए था, लेकिन अब जब वो मर चुका है तो कल मोहना मौर्य से विवाह कौन करेगा? हमारा परिवार और मौर्य वंश पहले से ही खराब संबंधों में है। अब ये और बिगड़ जाएगा। योगराज चक्रवर्ती ने चिंतित स्वर में कहा, पिता, कृपया भोले मत बनिए। क्या आप नहीं जानते कि एक ही पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते? हमारी और जयन के परिवार की दुश्मनी वसंतपुर में कभी भी समाप्त नहीं होगी। वो बूढ़ा आदमी मौर्य वंश से हमें कभी भी अपने बराबर नहीं मानेगा। उसने तो हमें दिन दहाड़े अपमानित किया था, फिर हम उनके साथ शांति से क्यों पेश आए? आर्य ने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, अपमान किया? योगराज चक्रवर्ती उलझन में पड़ गए। पिता, जैन मौर्य के मासूम चेहरे के धोखे में मत आइए। वो इस नगर में सबसे चतुर व्यक्ति है। मोहना मौर्य का आज विवाह समारोह में आना हमारे परिवार के लिए एक बड़ा अपमान है। हमारा परिवार वसंतपुर का एक उच्च कुलीन परिवार है और अगर हमने उसे अपने परिवार में बहू के रूप में स्वीकार कर लिया तो पूरी नगरी हमारा मजाक बनाएगी। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। अगर केशव चक्रवर्ती उनके परिवार में विवाह कर भी लेता तब भी स्थिति और भी बुरी होती। आर्य की आंखों में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। वो कुरूप लड़की हमारे लिए एक अपमान की निशानी है। मुझे संदेह है कि वो लड़की जैन मौर्य की असली बेटी नहीं है। मौर्य वंश वसंतपुर का एक प्रसिद्ध परिवार है। अगर उसकी बेटी सच में इतनी भद्दी होती तो अब तक पूरे नगर में उसकी चर्चा हो चुकी होती। अगर यह विवाह सच में संपन्न हो जाता, चाहे वो हमारी बहू बनती या फिर केशव उनके दामाद बनते, नतीजा एक ही होता, पूरा नगर हमारा मजाक करता। आर्य के तर्क सुनकर योगराज चक्रवर्ती के दिमाग में अचानक से रोशनी सी चमक उठी। उन्हें पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। अब सब कुछ साफ हो गया था। शुरू में तो वो दोनों परिवारों के बीच संबंध सुधारना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि मौर्य वंश उन्हें इस तरह अपमानित करने की योजना बना रहा था। एक ही पर्वत पर 2 बाघ नहीं रह सकते। नगर प्रमुख का परिवार और मौर्य परिवार साथ नहीं रह सकते। आर्य, तुम कब से इतना चालाक हो गए? योगराज चक्रवर्ती ने अपने बेटे को इस तरह देखा जैसे वे पहली बार उसे पहचान रहे हों। पिता, मैं कभी भी मूर्ख नहीं था, आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, और आर्य, अचानक से इतनी तेजी से तूने इतने स्तर कैसे पार कर लिए? योगराज चक्रवर्ती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। आर्य मुस्कुराया। उसे पहले से ही पता था कि योगराज चक्रवर्ती ये सवाल जरूर पूछेंगे और उसने इसका जवाब भी सोच कर रखा था। पिता, जब 3 दिन पहले यशवंत बंधु ने मुझे मारने की कोशिश की थी, तब एक महान घुमंतु योद्धा ने मुझे बचाया था।
उसने न केवल यशवंत बंधुओं को मार डाला, बल्कि मेरे शरीर की स्थिति भी सुधार दी। उसने मेरे शरीर में संचित सभी औषधीय शक्तियों को सक्रिय कर दिया, जिससे मैं सीधे प्राण क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया। ये सब आपकी दी हुई अमूल्य औषधियों के कारण ही संभव हुआ है। अगर वे औषधियां नहीं होती तो मैं आज ये नहीं कर पाता। क्या अद्भुत मोड़ आया है। मैं सोचता हूं वो महान योद्धा कौन होगा। काश मुझे उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता। योगराज चक्रवर्ती जोर से हंस पड़े। अपने बेटे को इतना शक्तिशाली बनते देखना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पिता, हमारे और मौर्य वंश के बीच रिश्ते सुधारने का अब कोई कारण नहीं है। मेरी नजर में इस नगर में सिर्फ एक ही परिवार शासन कर सकता है। अगर जैन मौर्य हमारे साथ चाले खेलना चाहता है तो ठीक है, हम भी खेलेंगे। आर्य ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हां, हमें उनसे लड़ना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे कि मैं उनसे डरता हूं। तो आर्य, कल होने वाली शादी के बारे में हमें क्या करना चाहिए? योगराज चक्रवर्ती ने आर्य से पूछा। अगर यह पहले की बात होती तो वो इतनी महत्वपूर्ण बात पर आर्य से सलाह लेने के बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन अब जब उनका बेटा पूरी तरह से बदल चुका था, शायद उसके पास इस समस्या का कोई समाधान हो। जो हमें अपमानित करता है उसे अपमान सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्रूरता से मुस्कुराते हुए आर्य ने कहा, मोहना मौर्य के प्रकट होने के बाद से वसंतपुर में हमारी प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची है। अगर यही उनका इरादा था तो अब हम भी बदला लेंगे और उनकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे। हम उन्हें पूरे वसंतपुर के सामने मजाक का पात्र बना देंगे। तुम्हारी योजना क्या है? एक नई आशा की किरण देखते हुए योगराज चक्रवर्ती ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल सरल, वे कल केशव चक्रवर्ती की शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना? चलो किसी को बुलाकर एक ताबूत बनवाते हैं। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्य के लिए दोस्त हमेशा दोस्त रहते थे और दुश्मन हमेशा दुश्मन। वो कभी अपने दुश्मन के साथ मेलजोल की कोशिश नहीं करेगा। जो कोई भी उसका दुश्मन बनेगा उसका अंजाम कभी सुखद नहीं होगा। केशव चक्रवर्ती पहला था और मौर्य वंश दूसरा होगा। एक पर्वत पर दो बाघ नहीं रह सकते। अब जब वो पुनर्जन्म के बाद नया जीवन जी रहा है तो वसंतपुर से जैन के परिवार का सफाया करना उसका पहला बड़ा लक्ष्य है। वसंतपुर के नगर प्रमुख के रूप में योगराज चक्रवर्ती कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके दिल में भी हमेशा से मौर्य वंश को समाप्त करने की इच्छा थी। अब आर्य उनकी एकमात्र आशा था। वो मूर्ख बालक अब एक बुद्धिमान और ताकतवर योद्धा में बदल चुका था और ये बात उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा खुशी दे रही थी। अगर आर्य ने कहा कि वो ये करेगा तो वो निश्चित रूप से करेगा और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। अगले दिन नगर भर में रंगीन रिबन और दीपों की सजावट थी और वातावरण पहले से भी अधिक भव्य और उत्साहित लग रहा था। लेकिन योगराज चक्रवर्ती और आर्य को छोड़कर किसी को यह नहीं पता था कि केशव चक्रवर्ती अब इस दुनिया में नहीं रहा। चक्रवर्ती परिवार के सभी नौकर और गार्ड कल रात हुई घटना पर हंस रहे थे जब उन्होंने केशव चक्रवर्ती को हवेली में मोहना मौर्य के साथ घूमते देखा था। वे सभी मोहना मौर्य की उपस्थिति देखकर चकित थे और आपस में मजाक कर रहे थे कि बड़े छोटे मालिक केशव को पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करने पड़े होंगे जो इतनी सुंदर दुल्हन मिली है। वसंतपुर की गलियों में लंबे और ताकतवर जैन मौर्य अपनी बेटी के साथ घोड़े पर सवार थे। उनके पीछे मौर्य वंश के कुछ युवा, आकर्षक और घमंडी पुरुष घोड़ों पर चले आ रहे थे। उनके पीछे लगभग 3 मील लंबी एक भव्य बारात थी जिसके अंत में 8 लोगों द्वारा उठाया गया एक से पालकी थी। ये पूरी बारात नगर प्रमुख की हवेली की ओर बढ़ रही थी और रास्ते में हजारों लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। हे भगवान, क्या वह सच में एक औरत है? ये ईश्वर का कोई भद्दा मजाक तो नहीं? उफ, मुझे उल्टी आ रही है। मोहना इतनी भद्दी है कि उनकी शक्ल देखकर आसमान भी कांप सकता है और भूत भी रो सकते हैं। मैंने सुना है कि नगर प्रमुख का बड़ा बेटा बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली युवक है। क्या वो उस लड़की से शादी करने के बाद भी जिंदा रहेगा? नगर प्रमुख खुद अपने बेटे को आग के कुएं में धकेल रहे हैं। भीड़ में लोग फुसफुसाकर मजाक उड़ा रहे थे।
जैसा कि आर्य ने पहले ही अनुमान लगाया था, मौर्य वंश ने नगर प्रमुख के परिवार को अपमानित करने की पूरी योजना बना रखी थी। उन्होंने जानबूझकर इतनी लंबी बारात निकाली ताकि पूरे शहर को यह पता चले कि नगर प्रमुख का बेटा एक कुरूप लड़की से शादी कर रहा है। अब पूरा नगर प्रमुख का परिवार पूरे शहर में मजाक का विषय बन चुका था। क्या आर्य सच में वसंतपुर में मौर्य वंश के अभिशाप को खत्म कर पाएगा, या ये सिर्फ उसकी एक चालाकी भरी शुरुआत है? और वो ताबूत क्या सच में किसी के अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा है, या ये मौर्य वंश के लिए एक खौफनाक संदेश है? जानने के लिए देखिए रिटर्न ऑफ सम्राट आर्या, सिर्फ और सिर्फ ऑडियोवर्स यूट्यूब चैनल पर।